दोस्तों, कल आप लोगों को मैंने पॉलिटी की जो क्लास ली थी उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड टॉपिक को बताया था। आज फिर से मैं प्रस्तावना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा से इसको आनंद लें और अच्छे से पढ़ें। हमारे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें अध्ययन करेंगे तो इससे प्रस्तावना से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने में आनंद आता है यानी कि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो हम लोग चलते हैं फिर से आज के जो पुनः जो क्लास शुरू किए हैं उस पर चलते हैं। जो भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक है इसमें प्रस्तावना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो प्रस्तावना का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना का कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह हम लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो यह जान लें कि जो प्रस्तावना है भारत का उसे हम किसी भी प्रकार से न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह जो निर्णय लिया गया था यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में घोषित किया गया। ठीक, इसके बाद आता है बेड़ूवादी यूनियन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, जो कि 1960 में डिसीजन लिया गया था। यानी कि जो बेड़ूवादी यूनियन वाद हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रस्तावना को संविधान का नहीं माना है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था, ने इसको संविधान का अंग माना। यानी कि अगर हम 1960 में बेड़ूवादी यूनियन वाद की बात करें तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का अंग नहीं माना है संविधान का। और अगर हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की बात करें तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। इसके बाद आता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा के सिद्धांत को दिया था। और मूल ढांचा की अगर बात करें तो मूल ढांचा प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक, मतलब कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो डिसीजन हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था और मूल ढांचा प्रस्तावना को ही माना गया है। इसके बाद आता है संसद प्रस्तावना को नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। मतलब ये कहने का है कि जो सांसद है वो संविधान में जो प्रस्तावना है उसका नकारात्मक संशोधन यानी उसमें से किसी भी टॉपिक को हटा नहीं सकता है। हाँ, अगर उसका विस्तार कर सकता है तो वो कर सकता है, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग है यानी कि सही रूप से। तो इसमें भी वही कहा गया है कि संसद जो है वो प्रस्तावना का नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है परंतु इन्हें सही रूप में विस्तार कर सकता है। यह तो दोस्तों प्रस्तावना से रिलेटेड जो टॉपिक था उसे मैंने आज यहाँ दोस्तों प्रस्तावना से रिलेटेड जो टॉपिक था उसे आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद आता है जो नया टॉपिक, मतलब जो प्रस्तावना से रिलेटेड मुख्य टॉपिक था इसके बारे में आप लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में बता दें। अब आता है एक नया टॉपिक जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें से जो विदेशी स्रोत लिया गया वो किस प्रकार से लिया गया, कौन कौन देश से लिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे पूछ देता है, कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है या एकल नागरिकता की सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं और ये जानना भी जरूरी है कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें से जो मुख्य टॉपिक है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देशों का योगदान इसमें है संविधान का। तो ये इस चीज को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखें यहाँ से भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले आता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से बहुत से मुख्य टॉपिक लिया गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया है एवं उस पर महाभियोग लिया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध। ठीक, ये अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आता है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड की बात करेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में सदस्यों को चुनना, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, संवत्ति सूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, संसदीय विशेषाधिकार, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद आता है जर्मनी, जो हम लोग आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वह लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। इसके बाद आता है कनाडा में संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति
तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ही लिया गया है। इसके बाद आता है संघ एवं राज्य के बीच विभाजन, यह भी कनाडा से ही लिया गया है। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, और इसके बाद जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद आता है रूस। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो रूस से लिया गया है। इसके बाद आता है जापान। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। इसके बाद आता है भारतीय संविधान। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि हमारा जो संविधान निर्माण हुआ है उसमें से जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाया है वो निभाया है 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद या तो सबसे पहले लिए गए हैं या उसमें कुछ चेंजिंग करके लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने फिर मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में बताया, इसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किया गया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, और इसके बाद एवं वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है ये। इसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में सदस्यों को चुनना। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकालीन दौरान राष्ट्रपति के मौलिक और विकास संबंधी जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, इसके बाद अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, इसके बाद संघ एवं राज्य के बीच विभाजन, ये दिया गया है कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो रूस से लिया गया है। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और भारतीय संविधान पर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है कि भारतीय संविधान है, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, तो इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद या तो ले लिए सबसे ले लिए गए या तो उसमें से कुछ चेंजिंग करके लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, इसके बाद 12 अनुसूची है और 22 भाग है। तो 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद में से जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका क्या योगदान रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा। ठीक, तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक था जिसमें कि विदेशी स्रोत जो हमारे संविधान में दिया गया है, इसके बारे में आपको मैंने बताया। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हर एक मतलब पॉइंट जो है वो दिया गया है। आप इसको गौर से देखें, इसको गौर से पढ़ें, हो सकता है तो कॉपी में नोट्स भी बनाएं, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर आप इसका तैयारी अच्छा से करते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आज का मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे गौर से देखें।